देखो, अब अगेन हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग हमेशा 3 इवेंट्स पढ़ते हैं। कौन कौन सी इवेंट करते हैं? सबसे पहली इवेंट होती है प्री फर्टिलाइजेशन। यस मैम। Yes, ma'am. देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन Fertilization. Post-fertilization. फिर पोस्ट एंड फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। Post-fertilization. अब प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग हमेशा गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे। यस गैमेटोजेनेसिस अगर मैम। हम पढ़ेंगे मेल के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। Spermatogenesis. यस मैम। और फीमेल्स के अंदर इट विल बी कॉल्ड एज Oogenesis. oogenesis। Oogenesis. oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में ऑब्वियसली क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। और oogenesis में ओवा। ओवा बनेगा, है ना। अब स्पर्म और ओवा दोनों फ्यूज करेंगे, स्पर्म क्या मीटिंग ओवा तक, दिस इज नोन एज इंसेमिनेशन। Yes, ma'am. इंसेमिनेशन होता है ना, द इवेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म मैम टू द आपकी आवाज ओवा। ब्रेक हो रही है। इंसेमिनेशन। आवाज ब्रेक हो रही है, एक सेकेंड, आज मेरा नेटवर्क इशू भी हो रखा है। युक्ति, खुशी, मनीषा, Yes, ma'am. अभी तो आई गेस सही आनी चाहिए। Yes, ma'am. अब ठीक है। Yes, ma'am. Yes. सही है, चलो। तो वो सेम प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे पास गैमेटोजेनेसिस में मेल और फीमेल, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर oogenesis। स्पर्म बनेगा, ओवा बनेगा, इंसेमिनेशन के थ्रू दोनों गैमीट्स का मीटिंग होगा एंड उसके बाद होगा क्या? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट। Zygote. एंड जाइगोट से डेवलप होके क्या बनेगा? एक फिटस बनेगा। यस और मैम। ये किसमें पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हमको देखना है कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस एग्जैक्टली कहाँ पे होता है। इट मींस वी नीड टू स्टडी हियर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस किस लोकेशन पे होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इससे पहले आपको 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए। 2 टाइप के ऑर्गन होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स Testes and और secondary. एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस होता है? मैम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे गैमेट फॉर्मेशन में काम आते हैं। एग्जैक्टली, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे वो हमेशा गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो गैमीट्स नहीं बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे? रिप्रोडक्टिव डक्ट्स बनवाएंगे। इसके अंदर रिप्रोडक्टिव डक्ट्स आ जाएंगी प्लस ग्लैंड्स आ जाएंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं मेल की, तो मेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है जहां पे गैमीट्स बनते हैं? मैम टेस्टिस। टेस्टिस हो जाएगा। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर टेस्टिस के अलावा जितने पार्ट है जैसे स्क्रोटम, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आएंगे। क्लियर यहाँ तक? अब हाईलाइट करना शुरू करो, एनसीईआरटी खोल लो अपना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस आते हैं, उस टेस्टिस के साथ बहुत सारी डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, ग्लैंड होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ये सारी चीजें मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किस किस चीज से मिलके बना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, असेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। Genitalia. इन चीजों से मिलके आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्क्रोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी क्यों होता है? ताकि बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। Yes, ma'am. और बॉडी के बाहर कितना होता है? 2 से 2.5 लेस, Lower. मतलब कितना होगा? 36.5 से नहीं 34.5 से 35 अराउंड मान के चलो, Yes, ma'am. इतना टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर किस लिए रिक्वायर्ड होता है? Spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहला क्वेश्चन,
टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होता है इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज स्क्रोटम. Scrotum. Why the scrotum is outside the body? To maintain a lower temperature. कितना lower temperature maintain रखना है? 2 to 2.5 degree. 2.5 degree Celsius lower. ये टेम्परेचर किस चीज में हेल्प करता है? Spermatogenesis. के अंदर. टेस्टिस की shape. हाँ जी. मैम ये 34.5 और 35 अपने टेम्परेचर बताया मैंने. स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कितना चाहिए? 37 माइनस 2 कर दो, कितना हुआ? 35 ना? 35. तो और 37 में से 2.5 माइनस करो, 34.5 आएगा क्या? यस मैम. तो इतना टेम्परेचर बताया कि इतना टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चाहिए. ठीक है. अब ये बोलता है टेस्टिस का शेप क्या है? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है. ओवल. लेंथ कितनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर. विड्थ कितनी है? 2 to 3 centimeters. 2 से 3 सेंटीमीटर. ठीक है. अब इसके बाद बोलते हैं कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर बहुत एक डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होती है? डेंस कवरिंग. टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं. कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250. 250. उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं? Testicular lobules. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. अब ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम साइड बाय साइड बनाने की कोशिश करते हैं. ये एक टेस्टिस है. ठीक है. टेस्टिस के अंदर हमने बोला कितने कंपार्टमेंट्स होंगे? ऐसे 250 कंपार्टमेंट होंगे. अब 250 ना बना के मैं आपको थोड़े से बना के दिखा रही हूँ. ऐसे कंपार्टमेंट होंगे. ठीक है. हर एक कंपार्टमेंट के अंदर ये एक कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे हम? Testicular lobules. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ईच लोब्यूल कंटेन कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? 1 to 3. 1 2 3. एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. क्या है ये? दीज आर द Seminiferous tubule. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है? हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड. अंदर की साइड में लाइनिंग है. अब क्या है ना, देखो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैंने उठाया. अब मैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करके देख रही हूँ. तो इसमें बोलते हैं कि इनसाइड में 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है. ऐसे एक तो आपकी ऐसे लॉन्ग सेल्स. ध्यान रखना, ये जो लॉन्ग सेल्स हैं दीज आर द मेल जॉइंट. सर्टोली. Sertoli. Sertoli cells are also known as Nutrition. nurse cells. Nurse cells हम इनको बोलते हैं. और ये वाली जो सेल्स बनाया है लाइनिंग वाली, these are known as male germ cell. spermatogonia. Spermatogonia. Is also known as male germ germ cells. यही स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगा आगे जाके? Sperm. Sperm. स्पर्म बनाएगा. तो इट मींस स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? Seminiferous tubule के अंदर. Seminiferous के tubule. अंदर हो रहा है. एक एक लाइन क्लियर है एनसीईआरटी की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो. अब ये बोलता है वही चीज कि भाई ये जो मेल जर्म सेल है ना, ये मियोटिक डिवीजन. मियोटिक डिवीजन कौन सा डिवीजन होता है? रिडक्शनल डिवीजन है. मियोसिस है. तो मियोसिस के थ्रू क्या बनाएंगे? ये स्पर्म बनाएंगे. अब स्पर्म बन तो जाएगा, उसको फूड चाहिएगा. फूड कौन देगा उसको? Sertoli cell. सर्टोली सेल. इसीलिए सर्टोली सेल्स को क्या बोला? Nurse cell. मैम एनसीईआरटी में तो लिखा ही नहीं सर्टोली सेल लॉन्ग सेल है. क्या क्या एनसीईआरटी ने क्या नहीं लिखा हुआ है? मैम से सर्टोली सेल मतलब लॉन्ग सेल है, नहीं लिखा एनसीईआरटी में तो. वो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर्स को देखोगे ना तो आपको एज कम्पेयर टू स्पर्मेटोगोनिया लॉन्ग लॉन्ग सेल्स दिखाई देती है. इन्होंने दिखाया हुआ नहीं यहाँ पे. ओके मैम. क्या? यस मैम. तो हमको इतना हो गया कि सर्टोली सेल क्या करेंगे? न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे. अभी बोलते हैं कि जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड में एक स्पेस है. ये इस स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस. इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा? बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगी. इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लेडिज Leading सेल्स cell भी बोल सकते हैं. ये लेडिज सेल्स, यहाँ पे ऐसे याद रखना, छोटे छोटे लेडिज सेल्स प्रेजेंट होंगे. L4 लेडिज और L4 एक हार्मोन है. क्या नाम है उस हार्मोन का?
लुटीजिंग हार्मोन। यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो ये लेडीज सेल्स जो होती है ना, किसके ऊपर वर्क करती हैं? LH हार्मोन आके वर्क करता है यहाँ पे, और क्या सिक्रीट कराती हैं ये? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, यस मैम। और इसीलिए हम टेस्टिस को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये मेल हार्मोन और गैमीट दोनों का प्रोडक्शन कर रहा है। यस मैम। टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है मेल के अंदर? सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स लेके आता है, यस मैम। लो वॉइस पिच हो जाती है, मेल लाइक अपीयरेंस, ये सब किसका काम है? टेस्टोस्टेरोन का है। टेस्टोस्टेरोन का। ये बोलता है कि जो लेडीज सेल है वो क्या करती है? सिंथेसाइज और सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन विच इज नोन एज एंड्रोजन। टेस्टिकुलर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, यहाँ पे और भी इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है टेस्टिस के अंदर। क्लियर? यस मैम। चलो, इसके अलावा थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, एनसीईआरटी के साइड में लिख लेना। जो ये हमारी सेटोली सेल्स है ना, ये सेटोली सेल्स अपने अंदर से एक प्रोटीन सिक्रीट करती हैं जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। प्रोटीन। अब ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किस में हेल्प करता है? ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, लेडीज सेल्स से क्या निकलेगा? LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ऐसे ही सेटोली सेल्स कौन से हार्मोन के साथ काम करें? S4 सेटोली और S4 फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे क्या काम करता है? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन बताओ। मैम वो स्पर्मियोजेनेसिस पे हमारे काम आता है मैम, उसमें मैम वर्क करता है। उसमें एसएमएन मैम वो एसिटोली सेल को स्टिमुलेट करता है कुछ सिक्रीशन के लिए जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। एग्जैक्टली इन दोनों का काम जो होता है, इन दोनों का काम मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करना है। ठीक है, LH टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस पे वर्क करेगा। चलो ये हो गया। अब ये तो हमने पढ़ा टेस्टिस, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। यस। अब ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहला आता है रेटिटेस्टिस, वेसिफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। अब एक एक लाइन यहाँ से पढ़नी है, पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारा स्पर्म बनेगा। यस मैम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल के किसके अंदर जाएगा? वासाइफ्रेंशिया के अंदर जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? रेटिटेस्टिस के थ्रू जाएगा। तो इसका मतलब सेमिनिफेरस से जैसे ही निकला सबसे पहले किस में आया? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस में देखो लाइन पढ़ो क्या लिखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो वासाइफ्रेंशिया के अंदर ओपन हो रहे हैं। किसके थ्रू? किस रास्ते के थ्रू? R4 रास्ता, R4 रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू किसके अंदर ओपन हो रहा है? वैसा फ्रेंशिया के अंदर ओपन हो रहा है। और वैसा ही फ्रेंशिया क्या करता है? वैसा ही फ्रेंशिया आपका टेस्टिस वाला पार्ट खत्म हो जाता है, और वैसा ही फ्रेंशिया जाके किस में ओपन होता है? एपिडिडाइमिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दोनों टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे। पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की साइड प्रेजेंट होता है दोनों टेस्टिस के। दोनों टेस्टिस के पीछे की साइड प्रेजेंट होता है कौन? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जाके ओपन होता है किसमें? वास डिफरेंस में। ये वास डिफरेंस कहाँ पे प्रेजेंट है? ये एब्डोमेन के चारों तरफ प्रेजेंट है, और यूराइनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप होके आया, मतलब यूराइनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम के आया हुआ है। तो अगर हम इसकी एक ट्रैक बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले है हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यस मैम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के किसमें आया? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से वासाइफ्रेंशिया, वासाइफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस। एनसीईआरटी में लिख लो इसको। एपिडिडाइमिस के बाद डिफरेंस। ठीक है, अब वास लोकेशन भी याद रखनी है बिकॉज स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। एपिडिडाइमिस किधर है? टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में है, और आपका वासा डिफरेंस कहाँ है? एब्डोमेन के एसेंड में है, एसेंडिंग, बिल्कुल जैसे वास डिफरेंस उसी के किसमें? जहां आपका एब्डोमेन है, एब्डोमेन के बिल्कुल पास में है, एंड यूराइनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम के आया हुआ है। ये आई गेस इन्होंने दिखाया भी होगा। ये देखो यहाँ पे, ये यूराइनरी ब्लैडर है, ये देखो पीछे से घूम के आया हुआ है वास डिफरेंस, यूराइनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम के आया हुआ है। यस मैम। दिख रहा ना? लूप ओवर द यूराइनरी ब्लैडर।
एंड इसी के अंदर एक डक्ट आती है, कहाँ से? सेमिनल वेसाइकल से। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको क्लियर करो। इधर से देखो, सबसे पहले आपका ये यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है बहुत सारे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला कहाँ पे आया? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से आया ये वासा इफ्रेंच में, वासा इफ्रेंच से एपिडिडाइमिस में, फिर एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंस। ये ना इधर से निकल के आ रहा है ये रहा। अब ये वासा डिफरेंस किधर से? लूप ओवर द यूराइनरी ब्लैडर। अब ये यहाँ पे आ रहा है देखो दोनों साइड से। अब इधर ये आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है सेमिनल वेसाइकल। ये सेमिनल वेसाइकल जो है ना, ये इधर ओपन हो रही है, जैसे बीच में ऐसे ट्यूब आ रही है ना ऐसे, तो इधर से आपका ये सेमिनल वेसाइकल है। तो इधर से जो आपका ये स्पर्म आ रहा है, ये जो स्पर्म आ रहा है, और सेमिनल वेसाइकल अपने अंदर से एक फ्लूइड सिक्रीट करेगी, वो फ्लूइड इस स्पर्म के साथ मिक्सअप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस इधर से सेमिनल वेसाइकल का जो सिक्रीशन है वो किसके साथ मिक्स हो रहा है? स्पर्म के साथ सिक्रीट हो रहा है ना, स्पर्म के साथ मिक्सअप हो रहा है। फिर जैसे ही स्पर्म से निकल के आए, फिर इधर साइड में दोनों क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड इधर आ गई, इनका सिक्रीशन किसके अंदर आएगा? स्पर्म के अंदर मिक्स हो जाएगा। और फिर नीचे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आ गई, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का भी सारा सिक्रीशन इसी के अंदर आएगा। और फिर इसके बाद ये बन जाएगा क्या? यूरेथ्रा। ठीक है, मैम यही मतलब सबका सिक्रीशन जो होगा वो सारा स्टोर होगा यूरेथ्रा में ही? सबका सिक्रीशन आके यूरेथ्रा में मिलेगा। मैम इन डायग्राम्स की लेबलिंग भी याद करनी पड़ेगी ना, इम्पोर्टेंट होगी मैम। लेबलिंग्स याद करनी है, लेबलिंग पे क्वेश्चन आते हैं। देखो अब तो हमने कहाँ तक देख लिया कि हमारा इसके अंदर सिक्रीशन कहाँ से आ रहा है? इट रिसीवर डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल, और यूरेथ्रा के अंदर ओपन होती है एज अ इजैकुलेटरी। जब यूरेथ्रा के अंदर ओपन होती है तो उस डक्ट को हम क्या बोलेंगे? इजैकुलेटरी। ये डक्ट क्या करती है? ये स्टोर करके रखती है और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ से? टेस्टिस से टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। इजैकुलेटरी डक्ट अपने अंदर स्पर्म को स्टोर करके रखती है और फिर टाइम आने पे उसको यूरेथ्रा के थ्रू इजेक्ट आउट करा देती है। यूरेथ्रा जो होता है वो आपका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? यूराइनरी ब्लैडर से। देखो यूराइनरी ब्लैडर से हुआ है, नहीं हुआ? ये पीछे, क्योंकि यूराइनरी ब्लैडर से क्या आएगा? यूरिन आएगा ना। यस मैम। ये इधर आ रहा है, यूरिन आ गया, और इधर से सारा का सारा स्पर्म और सेमिनल वेसाइकल के फ्लूइड्स वगैरह आ गए। तो यूरेथ्रा को हम बोल सकते हैं ना, यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज बन गया है जिसके थ्रू स्पर्म भी आएगा और यूरिन भी आएगा। और यूरिन दोनों आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो वही लाइन लिखते हैं, यूरेथ्रा कहाँ से आया? यूराइनरी ब्लैडर से, और एक्सटेंड होगा पेनिस के थ्रू, एंड एक्सटर्नल ओपनिंग होगी इसकी क्या? यूरेथ्रल मिएटस। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद किसमें आया ये? इजैकुलेटरी डक्ट बना ना, इजैकुलेटरी डक्ट बना। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये बना यूरेथ्रा, और फिर यूरेथ्रा ओपन हो गया बाहर, यूरेथ्रल मिएटस में। इस पाथवे पर क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर यहाँ तक सब चीज? यस मैम। यस मैम। चलो अभी बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया समझने से पहले आप, चलो ग्लैंड्स यहीं पे बता दूं, पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम बोलते हैं पेनिस। इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसके अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। स्पॉन्जी, एनसीईआरटी के साइड में लिख लेना, इरेक्टाइल टिश्यू। तो ये स्पेशल टिश्यू किसमें हेल्प कर रहा है? इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन करने के लिए। एंड जो एनलार्ज एंड होता है पेनिस का, उसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और उसके बाहर एक स्किन प्रेजेंट होती है, दैट स्किन इज नोन एज फोरस्किन। अब जो पेनिस होता है उसका अपर स्ट्रक्चर में 3 कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? कॉर्पोरा कार्निवोसा, याद रखना है ये, कॉर्पोरा कार्निवोसा। एंड अगेन नेक्स्ट वन इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसा। कॉर्पोरा कार्निवोसा कितने हैं? 2 हैं, पेयर्ड में है, और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा सिंगल।
ये क्या करता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये यूरेथ्रल मेटस है ना, उसकी कवरिंग पे प्रेजेंट होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। यहाँ पे बीच में यूरेथ्रा की ओपनिंग है, क्लियर? यहीं पे पूरा का पूरा इरेक्टाइल टिश्यू भरा रहता है। कॉर्पोरा कार्निवोसा 3 कॉलम्स हैं, जिसमें से 2 कॉर्पोरा कार्निवोसा है एंड थर्ड वन कॉलम इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तीनों स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यूज कहलाते हैं। मैम ये Done? काम किसमें करता है कॉर्पस स्पॉन्जिसम? मैम एक बार फिर बता दीजिए। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो आपका यूरेथ्रा है, यहाँ पे यूरेथ्रा की लाइक यूरेथ्रा को कवर अप करके रखता है, ऐसे याद रखो। और काम इनका Okay. इरेक्शन कराने का होता है तीनों का, ओके ओके मैम। ठीक है? क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। चलो, अब इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आओ यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में। अब 3 टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है मेल एक्सक्रीटरी डक्ट में, जो हमने अभी डायग्राम के अंदर भी देखा। सबसे पहली थी हमारी कौन सी ग्लैंड? सेमिनल वेसिकल। वेसिकल। सेकंड वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड वी हैव लिखा हुआ है इन्होंने, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड है, प्रोस्टेट ए ग्लैंड है, ये मतलब सिंगल ग्लैंड है। प्रोस्टेट पेयर्ड में नहीं, अनपेयर्ड ग्लैंड है। और बल्बोयूरेथ्रल पेयर्ड ग्लैंड है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे भी, कौन सी पेयर्ड है कौन सी अनपेयर्ड है? तो प्रोस्टेट अनपेयर्ड है, बल्बोयूरेथ्रल सेमिनल दोनों की दोनों पेयर्ड ग्लैंड है, ठीक है? इन तीनों का सिक्रीशन देखो, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड, इन तीनों के सिक्रीशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है एंड दे हैव सर्टेन एंजाइम्स। फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स। इसके अलावा जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये अपने अंदर से म्यूकस सिक्रीट करती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस। म्यूकस। इस म्यूकस का काम क्या होता है? इस म्यूकस का काम है पेनिस का लुब्रिकेशन करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन। बाकी इस चैप्टर के जितने डिटेल्ड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। डन? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, ये हमको क्लियर हुआ। अब आ जाओ थोड़ा सा एक बार इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले वी हैव टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स हैं? 250। 250। हर एक 250 कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। यस यस मैम। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन हो रही हैं किस रास्ते के थ्रू? रेटेटेस्टिस के थ्रू। ये ओपन हो रही है किसके अंदर? वाशा वासा इफ्रेंशिया। अब यही वासा इफ्रेंशिया ओपन हो रहा है किसमें? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के अंदर। अब एपिडिडाइमिस के लिए आपको एक चीज याद रखना है, एपिडिडाइमिस के अंदर 3 पार्ट होता है। एक इसका हेड, एक इसका बॉडी पार्ट होता है और एक इसका टेल वाला पार्ट होता है। कंसीडर करना, ये इसका हेड, ये इसका बॉडी एंड दिस इज टेल। हेड को बोलते हैं हम आपका कैप्यूट, बॉडी इज कॉर्पस एंड टेल इज कोडा। कैप्यूट, कॉर्पस, कोडा। अब यहाँ से स्पर्म आया, रेटेटेस्टिस के थ्रू वासा इफ्रेंशिया में आ गया और वासा इफ्रेंशिया से निकल के एपिडिडाइमिस के अंदर आ गया। एपिडिडाइमिस सबसे कॉइल्ड पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं हाईली कॉइल्ड पार्ट। एपिडिडाइमिस हाईली कॉइल्ड ट्यूब इसको बोल सकते हैं, अब ये होती है, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ, एपिडिडाइमिस सिंगल होगी या पेयर्ड होगी? पेयर्ड होगी, क्योंकि 2 टेस्टिस है ना, दोनों टेस्टिस से अलग अलग एपिडिडाइमिस निकल रही होंगी। यस मैम। अब इतनी ज्यादा हाईली कॉइल्ड क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर जब तक स्पर्म रहता है, स्पर्म इसके अंदर पूरी तरीके से मेच्योर होता है, अपनी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, अपनी मोटाइलिटी बढ़ाता है। इसके अलावा जो बॉडी वाला पार्ट है, इस बॉडी वाले पार्ट के अंदर एक स्पेशल प्रोसेस ये करता है जिसको हम बोलते हैं डीकैपेसिटेशन। डीकैपेसिटेशन से याद रखना, डी का मतलब होता है डिपोजिशन और कैपेसिटेशन का मतलब है कोलेस्ट्रॉल। हम क्या करा रहे हैं, बॉडी वाले पार्ट में आपके स्पर्म के ऊपर बहुत सारा, स्पर्म के स्पेशली हेड वाले पार्ट में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करा रहे हैं। क्यों कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करा रहा है? बिकॉज वी नीड कि हाँ जो ये स्पर्म है ये बहुत ज्यादा मेच्योर बन जाए
और इसकी मोटाइलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो इस यहाँ पे क्या चल रहा है प्रोसेस? डिकैपिटेशन। डीकैपेसिटेशन। फिर डीकैपेसिटेशन के बाद जो इसका टेल वाला पार्ट है, टेल वाले पार्ट में कुछ टाइम के लिए जो स्पर्म होता है वो स्टोर भी रह जाता है। एपिडिडाइमिस से निकल के किस में आएगा? वासा वासा डिफरेंशिया। वास डिफरेंस हम इसको बोल देते हैं, वास डिफरेंस में आएगा। अब वास डिफरेंस के अंदर एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है, स्वेलअप स्ट्रक्चर होता है, स्वेलअप। दिस स्वेलअप स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्फ्यूला। अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर भी स्पर्म कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। फिर एम्फ्यूला से निकल के आ जाता है ये इजैकुलेटरी डक्ट में। अब इजैकुलेटरी डक्ट में के पास है क्या? सेमिनल वेसाइकल, पेयर्ड है सेमिनल वेसाइकल। फिर इसके बाद हमारे पास एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और उसके बाद दो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। इन सब ने मिला के यहाँ से सेमिनल वेसाइकल का आया, इधर से प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, इधर से इसने लुब्रिकेशन दिया। ये सब करने के बाद ये आ गया किसमें? यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीएटस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी। क्लियर? यस मैम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा समझ में आ गया है सबको। अब नेक्स्ट चीज आती है कि ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा को हम कॉमन पैसेज बोल सकते हैं। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज जहां से यूरिन भी आ रहा है एज वेल एज सीमेन भी आ रहा है। अब स्पर्म सिर्फ स्पर्म नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड भी आ चुका है, अब उसको सीमेन बोलेंगे हम। ठीक है। जो आपका ये सेमिनल वेसाइकल्स है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखता है, ये वन पेयर है हमेशा। किसके पास प्रेजेंट होते हैं? यूराइनरी ब्लैडर के पीछे की साइड ये जनरली प्रेजेंट होते हैं। बल्बोयूरेथ्रल का काम म्यूकस, म्यूकस कैसा होता है? म्यूकस का काम क्या है? मैम लुब्रिकेशन करना। लुब्रिकेशन करना। एक और फंक्शन होता है इसका, पता है क्या फंक्शन होता है? क्योंकि आप खुद देखो यूरेथ्रा के अंदर यूरिन भी आ रहा है, सीमेन भी आ रहा है। यूरिन जो होता है, यूरिन जनरली आपका ऐसे मान के चलो बेसिक इन नेचर का है, क्योंकि जो सेमिनल वेसाइकल का फ्लूइड है ना वो बेसिक नेचर का, और यूरिन एसिडिक होता है। तो यहाँ पे जो म्यूकस है ना, ये म्यूकस मिलके इनके साथ इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। म्यूकस का काम न्यूट्रलाइजेशन का भी होता है। तो म्यूकस के दो फंक्शन हो गए, या वी कैन से बल्बोयूरेथ्रल के दो फंक्शन हो गए। ये म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस क्या काम करता है? लुब्रिकेशन का काम करेगा प्लस न्यूट्रलाइजेशन करने का काम करेगा एसिडिक यूरिन का। यस मैम। डन यहाँ तक? यस मैम। चलो अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्पर्म बन के तैयार है। अब जरा हम लोग स्पर्म की स्पर्म की स्ट्रक्चर से पहले स्पर्मेटोजेनेसिस देख लेते हैं। किधर चल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस? ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग्स में हमारे पास सेल्स है कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड इन नेचर है, ये 2n है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले इनके अंदर होगा माइटोसिस। सबसे पहले माइटोसिस होगा। माइटोसिस से हमारे पास दो डिप्लॉइड सेल्स बनेंगी। यस मैम। अब ये दो डिप्लॉइड सेल्स में से एक सेल्स जो होगी वो ग्रो करेगी, ग्रो करके साइज बड़ा हो जाएगा। अब ये क्या करेगा? अब ये करेगा मियोसिस। अब मियोसिस करने में हमारे पास क्या बनेंगे? दो हैप्लॉइड सेल। इसका नाम बताओ क्या होता है माइटोसिस के बाद जो सेल बनती है हमारे पास? प्राइमरी इसका होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी आपसे कोई पूछ ले, डिप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास दो हैप्लॉइड सेल्स बने, दीज आर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। ये हमने मियोसिस 1 कराया इधर। यस अब मैम। इनके अंदर अगेन क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। तो मेरे पास 4 क्या बन गए? स्पर्मेटेड। ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटेड तक बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, यही है मैम। ना। अब ये स्पर्मेटेड आगे कन्वर्ट होंगे किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। बन गए स्पर्मेटोजोआ।
इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटिड निकल निकल के एम्बेडेड हो गए किसके अंदर? ये तीनों चारों के चारों स्पर्मेटोजोआ एम्बेडेड हैं किसमें? सेटोलिकल। इन सेटोली सेल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। यस अब मैम। जब यहाँ से निकल के जाएंगे, रिलीज होंगे कहाँ से? सेटोलिकल। फ्रॉम सेटोली सेल्स या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यस मैम। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे मीशन। तो वी हैव थ्री प्रोसेस हियर, spermatogenesis, spermiogenesis, and then we have spermiation. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड इन नेचर है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड है, स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड है, स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड है. स्पर्मेटोजोआ इज आल्सो नोन एज स्पर्म्स। स्पर्म. क्लियर बच्चों? यस मैम। यस स्पर्म की स्ट्रक्चर बना लो, आ जाओ. ये आ गई स्पर्म की स्ट्रक्चर. ठीक है, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला पार्ट हेड, और ये वाला नेक, और दिस वन इज इसको बॉडी बोल सकते हैं. यस मैम। हेड वाले पार्ट में सबसे ऊपर ये जो पॉइंटेड से स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्रोसोम। एक्रोजोम. ये एक्रोजोम किसके मॉडिफिकेशन से बना है? एंजाइम। नीचे सोच के बोला करो. मॉडिफाइड फ्रॉम किस स्ट्रक्चर से मॉडिफाई होकर बना है? फ्रॉम गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस ने मॉडिफाई होके क्या बनाया? एक्रोजोम बनाया. ठीक है, ये हेड वाला पार्ट है. ये हेड वाले पार्ट में न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस के अंदर या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर वाई क्रोमोसोम होगा. ठीक है, और बाहर साइटोप्लाज्म होगा. ये आपका नेक वाला पार्ट है. और ये यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? स्पाइरल अरेंजमेंट में, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं यहाँ पे? 30 से 35. और इस स्पाइरल अरेंजमेंट का एक स्पेशल नाम दिया जाता है नेबरकर्न अरेंजमेंट. नेबरकर्न अरेंजमेंट. जो टेल होता है, टेल पूरे स्पर्म का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है. और ये आपके स्पर्म को कैसा मूवमेंट देता है? विप्लैश मूवमेंट ये देता है, विप्लैश मूवमेंट. और ये किससे बना होता है? 9+2 अरेंजमेंट. अब 9+2 अरेंजमेंट तो पता है ना, 9 पेरीफेरल पे डबलेट है, 2 सेंटर में सिंगलेट है. याद है ना ये 9+2 अरेंजमेंट? यस मैम। अब जो ये आपका एक्रोजोम वाला पार्ट है ना, इस एक्रोजोम वाले पार्ट के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं. अभी फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स का काम क्या है? ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन करेंगे. अब फंक्शन इनका कैसे होता है? फंक्शन इनका ये होता है, क्योंकि जो एग है ना, जब ये इंसेमिनेशन करके फीमेल गैमीट के पास पहुंचेंगे, फीमेल गैमीट के आसपास बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगी. उन प्रोटेक्टिव लेयर्स को डिफ्यूज करने के लिए हेल्प करेंगे कौन? एक्रोजोम। एक्रोजोम में, एक्रोजोम के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स. डन? यस मैम। चलो, ये हमको क्लियर हुआ. अब थोड़ा सा मेरे को एक और चीज का क्लैरिटी आप लोगों को देना है. लेट सपोज मैंने आपको बताया ये मेरे पास स्टूवन है. दिस इज योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, यस मैम। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जीनोटाइप मेरे को कोई बताएगा क्या हो सकता है? जीनोटाइप इसका 46 क्रोमोसोम होंगे, ऑब्वियसली 2n है तो. हाँ मैम। तो 44 + XY होगा ना. यस मैम। 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं और 4 44 ऑटोसोम्स. यस मैम। यस मैम। Autosomes, 6 chromosomes. 6 chromosomes are also known as allosomes. Allosomes ना. अब यहाँ पे इस 2n से हमारे पास 2 nn बने.
तो इन NN का Yes, ma'am. जीनोटाइप बताओ क्या होगा? 22Y and 22X. 22 plus 22 1. पाई। ये हुआ ना। फिर इनसे Yes, अब ma'am. दो दो बनेंगे मियोसिस में, तो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई। तो हमारे पास जो मेल गैमीट बने, 4 गैमीट बने लेट सपोज, तो 4 में से 50% एक्स वाले हैं, 50% वाई वाले हैं। तो इसका मतलब, और जो फीमेल गैमीट होगा, फीमेल गैमीट में तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होगा। यस मैम। तो Yes, हर बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद 50% प्रोबेबिलिटी है गर्ल चाइल्ड होने का, और 50% ही प्रोबेबिलिटी है मेल चाइल्ड होने का। Yes, ma'am. हमेशा 50-50% होगा ना। Yes, ma'am. यस मैम। मेल्स के अंदर जो प्रोसेस स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में। Ma'am, puberty. प्यूबर्टी के टाइम में, आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है? जब वो फीमेल अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तभी उसके अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब मेल्स के अंदर एक सर्जिकल मेथड कराया जाता है, जिस सर्जिकल मेथड में क्या कराते हैं ना, ये जो यहाँ पे वास्ट डिफरेंस दिख रहा है आपको डायग्राम में, इस वास्ट डिफरेंस को यहाँ से कट कर देंगे और यहीं पे इसको टाई कर देंगे, कट करके यहीं पे टाई कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम क्या? वेस्टेक्टॉमी। देखो वास्ट डिफरेंस को कट किया ना, तो V फॉर वास्ट डिफरेंस, V फॉर वेसेक्टॉमी। और फीमेल्स के अंदर फिलोपियन ट्यूब को कट करता है, ट्यूब को कट किया इसलिए हमने उसको बोला ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, ऐसे आप इसको याद रखते हैं, तब आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। डन। यस मैम। अब जो ये स्पर्म बनते हैं, एवरी इजैकुलेशन कितने स्पर्म रिलीज होते हैं? 200 से million. 200 to 300 million. कितने नंबर ऑफ स्पर्म इजेक्ट होते हैं इन वन इजैकुलेशन? 300 मिलियन स्पर्म इजेक्ट होते हैं इन एवरी इजैकुलेशन। और एक इजैकुलेशन में कितना सीमन का प्रोडक्शन होता है? 2 से 5 ml। हाँ जी, 200 से 3 मिलियन। हाँ 200 से 300 मिलियन कर लो। यस मैम। ठीक है। अब और ये जो सीमन प्रोड्यूसर है, सीमन का पीएच कितना होता है? 6. 7.3 से 7.7। एसिडिक है, बेसिक है? Basic. स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक है ना, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हम किसी मेल को फर्टाइल मेल कब कंसीडर करेंगे? फर्टाइल मेल कब कंसीडर करेंगे? तो फर्टाइल मेल कंसीडर करने के लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 60% स्पर्म के पास, उनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। और इन्हीं, लेट सपोज हमने क्या लिया, 300 मिलियन स्पर्म बन रहा है, तो इन 300 मिलियन के 60% के नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। फिर इन 60% के अंदर से ही, इन जिनका नॉर्मल शेप एंड साइज है, इन 60% में ही एटलीस्ट 40% की विग्रस मोटाइलिटी होनी चाहिए। विग्रस मोटाइलिटी। क्लियर? यस मैम। इन 60% के अंदर ही एटलीस्ट 40% का विग्रस मोटाइलिटी होना चाहिए, तभी मेल को फर्टाइल मेल कंसीडर किया जाता है। इज इट डन? यस Yes. मैम। चलो अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा पूरा का पूरा फिनिश। फीमेल, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस थे, प्राइमरी 6 ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वी हैव पेयर ऑफ ओवरीज, प्राइमरी 6 ऑर्गन। और सेकेंडरी 6 ऑर्गन्स में ओविडक्ट आ गया, यूट्रस आ गया, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी के अंदर आ गई। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है, जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर कुछ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली हेल्प करता है। किस प्रोसेस में? ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर, ये सारी चीजें भी हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव, देखो मेमोरी ग्लैंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है,
लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होने वाले प्रोसेस से इन्वॉल्व है मेमोरी ग्लैंड, इसलिए यहाँ पे पढ़ते हैं इनके बारे में। ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये क्लियर है हमको। क्यों सेक्स ऑर्गन हम इसको बोलते हैं? क्योंकि ये गेमीट भी बनाता है एज वेल एज हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ से हाईलाइट करो, ओवरीज जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। लोअर एब्डोमेन, वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। साइज कितना होता है? साइज होता है 2 से 4 सेंटीमीटर। किससे कनेक्टेड होते हैं? पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू? लिगामेंट के थ्रू। पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है लिगामेंट के थ्रू। ओवरी जो होता है वो आपका थिन एपिथेलियम से कवर्ड अप होता है और ओवरी के अंदर बहुत सारा स्ट्रोमा भरा रहता है। ओवरी के अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट है। ओवरी के अंदर का जो पार्ट है ओवेरियन स्ट्रोमा हम उसको बोलते हैं। अब ओवरी का जो स्ट्रोमा है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इट सपोज दिस इज योर ओवरी, तो ओवरी का ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाले पार्ट को हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, जिसके अंदर क्या होगा? जिसके अंदर आपका ओवा का डेवलपमेंट होगा, और अंदर वाला पार्ट होगा ये मेड्यूला, जिसके अंदर आपकी नर्व्स प्रेजेंट होंगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, वो सब मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो पेरिफेरल वाला पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर वन इज मेड्यूला। बाहर वाला कॉर्टेक्स, इनर वन मेड्यूला। ओवरीज का लोकेशन क्या है? लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में किससे कनेक्टेड है? लिगामेंट, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। चलो just give me a second. स्ट्रोमा टिश्यू हुआ ना, मतलब क्या बेटा? मनीषा बताओ। मैम ओवरियन स्ट्रोमा मतलब उसकी टिश्यू है ना? ओवरी का जो स्ट्रोमा है, मतलब अंदर का जो पूरा कैविटी है ना, उसको ओवेरियन स्ट्रोमा बोल रहे हैं। ओके मैम। जैसे होता है ना हमारे उसके अंदर का क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर का सारा पार्ट को भी हम स्ट्रोमा ही बोलते हैं ना। यस मैम। चलो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, लेबलिंग इसका। दिस इज यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के नीचे ही प्रेजेंट है सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे प्रेजेंट है वेजाइना। एक एक लेबलिंग ध्यान रखना। सबसे बाहर यूट्रस, यूट्रस के नीचे सर्विक्स, सर्विक्स के नीचे वेजाइना, और इसी के बैक साइड में प्रेजेंट है रेक्टम, और रेक्टम का ओपनिंग एनस। यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, उसके पीछे रेक्टम एंड देन एनस। ये वाले पार्ट क्लियर। अब यूट्रस के नीचे की साइड में सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो आपको दिखेगा ना, वो क्या होगा? यूराइनरी ब्लैडर होगा। यूराइनरी ब्लैडर की ओपनिंग यूरेथ्रा, ठीक है। अब इसी के पीछे होता है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर हम इसको बोलते हैं। फिर यहीं पे प्रेजेंट होता है ये पूरा का पूरा नीचे वाला पार्ट। क्या है? ये वेजाइना वाला पार्ट है। वेजाइना वाला जब हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे वहां पे आपको समझ में आएगा। ये क्लाइटोरिस है, अंदर की साइड होता है लेबिया माइनोरा, बाहर की साइड होता है लेबिया मेजोरा, एंड ओपनिंग को बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइना की ओपनिंग इज वेजाइनल ओरिफिस। क्लाइटोरिस, माइनोरा, मेजोरा एंड ओरिफिस, ठीक है। यस मैम। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अगेन हमें पता है फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट। फिलोपियन ट्यूब के अंदर जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इनफंडिबुलम, एम्फुला, इस्थमस। इनफंडिबुलम के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। दीस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज फिम्बरी। का क्या फंक्शन है? ये आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर वही पेरिफेरल वाला कॉर्टेक्स, अंदर मेड्यूला। यहाँ से ओवरी से क्या निकलेगा? ओवा निकलेगा। तो ओवा को कैच करेगा कौन? फिम्बरी। फिम्बरी इसको कैच करेगा, किसको देगा? इनफंडिबुलम को। इनफंडिबुलम से देखना ना स्वेलन अप पार्ट थोड़ा सा फूला हुआ है, एम्फुला। एम्फुला के अंदर जाके एग रुक जाएगा, ठीक है। अब एम्फुला के अंदर एग रहेगा कब तक? जब तक स्पर्म नहीं आ जाता। स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फिर जैसे ये फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बना, ये कहाँ आएगा? इस्थमस में। तो इस्थमस हमेशा फर्टिलाइज एग ही रिसीव करेगा ना।
Yes. Yes, और ma'am. फर्टिलाइज्ड एग। लेट सपोज स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो ओवा का क्या होगा? और डीजल Destroy. हाँ, ओवा Destroy. आपका यहीं पे डिग्रेड हो जाएगा। कहाँ पे? एम्फिला में। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या इस्थमस के अंदर कभी ओवा आएगा? नो मैम। No, ma'am. नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इस्थमस से आया, इस्थमस से निकलने के बाद ये ऊपर वाला पार्ट याद रखना, यूट्राइन फंडस, ये अंदर की जो पूरी की पूरी कैविटी है, दिस इज यूट्राइन कैविटी। ठीक है, अब जो यूट्रस है, पूरा का पूरा यूट्रस 3 लेयर्स से मिलके बना होता है। सबसे बाहर वाली लेयर इज पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और द इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम। यही एंडोमेट्रियम लेयर होती है जो कि डिग्रेड होती है कब? मैच्योरेशन के Mensuration के time. मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन के टाइम एंडोमेट्रियम ही डिग्रेड होगी। और मायोमेट्रियम जो होता है ये आपकी मसल्स से मिलके बना होता है। तो यूट्रस जो होता है ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, पता है 500 टाइम्स एक्सपेंड, मतलब अपना साइज अगर हम नॉर्मली बात करें ना, यूट्रस का साइज जो है 10 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में 10 सेंटीमीटर क्यूब से लेके 5000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो कितना टाइम्स एक्सपेंड हुआ? 500 टाइम्स एक्सपेंड हुआ ना। Yes. Yes, ma'am. तो ये 500 टाइम्स एक्सपेंड किसकी वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मायोमेट्रियम, क्योंकि ये मायोमेट्रियम किससे मिलके बना है? स्मूथ मसल्स से बना है। और ये बहुत ज्यादा, और मसल्स के अंदर तो आपने पढ़ा ही है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की पावर होती है बहुत ज्यादा। यस मैम। ठीक है, और डिग्रेड कौन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे? एंडोमेट्रियम डिग्रेड होती है। Endometrium. अब एंडोमेट्रियम कैसी लेयर है? एक ग्लैंडुलर लेयर है, ये एक ग्लैंडुलर लेयर है। एंडोमेट्रियम के अंदर भी 2 पार्ट होता है। इसके अंदर 2 पार्ट है, पहला स्ट्रेटम बेसिलिस एंड स्ट्रेटम फंक्शनलिस, मतलब 2 लेयर से मिलके बनी होती है। स्ट्रेटम बेसिलिस आउटर साइड में होती है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस इनर साइड में होती है। अब इसका काम क्या है? ये फंक्शनलिस इनर वाली लेयर वो है जो एवरी मंथ डिग्रेड होगी, हर मंथ डिग्रेड होगी ये। और स्ट्रेटम बेसालिस, बेसालिस बी फॉर बेसालिस, बी फॉर बनाना, इस बेसालिस का काम होता है हमेशा इस स्ट्रेटम फंक्शनलिस को बनाने का, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे डिग्रेड हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं? सर Uterus. वजाइना बर्थ के नाम। बर्थ कैनाल cervical canal plus Ma'am, vagina. cervix और मैम vagina. Cervix और vagina को. सर्विक्स प्लस Vagina. वजाइना को हम मिला, दोनों को मिला के हम बोलते हैं बर्थ। ठीक है, याद रहेगा। चलो मैम हाँ जी, मैम सर्विक्स होगा या सर्वाइकल केनाल होगा? सर्विक्स, सर्विक्स प्लस वेजाइना दोनों को मिला के बोलेंगे। अब इसमें आप सर्वाइकल केनाल भी लिख सकते हो, क्योंकि ओके लेकिन सर्वाइकल केनाल नहीं लिखा जाता, जनरली सर्विक्स ही आता है क्वेश्चंस के अंदर। ओके मैम। ठीक है, चलो पढ़ो इन लाइंस को। ओविडक्ट्स में वही फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना एंड कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल accessory duct. एसेसरी डक्ट। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन बताओ, ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसका साइज कितना होता है? 10 से 12 centimeter. 12 सेंटीमीटर होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? दोनों ओवरीज के पेरीफेरी पे प्रेजेंट है ना, देखो पेरीफेरी पे, बीच में ओवरी, पेरीफेरी पे। ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट पार्ट कौन है? ओवरी के सबसे क्लोज कौन है? Infundibulum. इनफंडिबुलम के एजेस पे क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, जो कि Finger. हवा को कलेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। और Yes. इनफंडिबुलम लीड टू अ वाइडर पार्ट व्हिच इज नोन एज एम्पुला। Ampulla. एम्प्यूला।
एम्फिला के अंदर ये बोलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, और एम्फिला के बाद हमारे पास लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, इस्थमस, जो कि जाके किससे मिल जाता है? यूट्रस। यूट्रस से। यूट्रस कैसा है? सिंगल स्ट्रक्चर है। यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म, जैसे मदर वॉर्म बोल देते हैं ना, कोई बेबी अभी मदर वॉर्म में है तो वो यूट्रस के अंदर रहता है। यूट्रस का साइज सॉरी शेप क्या होता है? इन्वर्टेड शेप होता है। आपका यूट्रस किसके थ्रू सपोर्टेड होता है? लिगामेंट्स के थ्रू सपोर्टेड होता है, जो कि लिगामेंट पेल्विक वॉल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। यूट्रस जाके ओपन किसके अंदर होता है? वेजाइना के अंदर। किसके थ्रू? सर्विक्स। देखा था ना डायग्राम में, सबसे पहले यूट्रस, देन सर्विक्स और देन वेजाइना। फिर आपका जो सर्विक्स का अंदर का जो पूरी की पूरी कैविटी है, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सर्विकल कैनाल। विच अलोंग विद वेजाइना, वेजाइना के साथ मिलके वो क्या बनाती है? Birth बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल। यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली लेयर, पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम। मसल से बनी है, और सबसे एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर लेयर है। ठीक है, एंडोमेट्रियम ही साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाती है, और मायोमेट्रियम क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। ठीक है, अब आ गया फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर सबसे बाहर मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, देन हाइमन एंड देन क्लाइटोरिस। अब जो मॉन्स प्यूबिस है, क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट डायरेक्टली। मॉन्स प्यूबिस कौन सा पार्ट है? वो पार्ट है जो कि स्किन के थ्रू कवर्ड अप है एंड जिसके पास प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। मॉन्स प्यूबिस के अंदर आपका एक टिश्यू प्रेजेंट होता है विच इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर की साइड क्या होता है? लेबिया माइनोरा। सबसे बाहर मॉन्स प्यूबिस स्किन वाला पार्ट है जो जिसके पास प्यूबिक हेयर्स है, देन उसके पास एक फोल्ड ऑफ टिश्यू है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर क्या है? लेबिया माइनोरा है। ठीक है, वेजाइना की जो ओपनिंग है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज हाइमन। हाइमन मेम्ब्रेन है जो कि ओपनिंग ऑफ वेजाइना को रेगुलेट करके रखती है। क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, जो कि क्लाइटोरिस सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल्स के अंदर। और हाइमन इज द लेयर जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे डिग्रेड हो जाती है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या याद रखना है? मॉन्स प्यूबस, लेबिया मेजोरा, अंदर लेबिया माइनोरा, हाइमन जो कि एक लेयर है वेजाइना को कवर अप करके रखती है, देन क्लाइटोरिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा हुआ है, एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड। अब ये बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या होता है? जैसे मेल्स के अंदर कौन सी ग्लैंड थी? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड थी ना। वो क्या काम कर रही थी? लुब्रिकेशन का काम कर रही थी। तो यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड भी लुब्रिकेट करती है ओपनिंग ऑफ वजाइना को। ये याद रखना है। क्लियर? इज इट डन? यस मैम। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। एक ओपनिंग होती है यूरेथ्रल ओपनिंग जिसके थ्रू यूरिन पास आउट होता है। यस मैम। या विजाइनल ओपनिंग जिसके थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड पास आउट होता है। आपका कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद आपका oogenesis प्रोसेस। oogenesis को भी फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। मैम एक कब मिनट start- पिछले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये देख, ओके। oogenesis कब स्टार्ट होता है फीमेल्स के अंदर? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर इसको ध्यान से समझोगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। oogenesis में क्या होता है? सबसे पहले है oogoनियाज। oogonia क्या है? डिप्लॉइड है। हमेशा सबसे पहले क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस हुआ, 2 मेरे पास
2n बनेंगे। इन 2n में से क्या होता है ना, हमेशा एक 2n जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है, मतलब अपनी पोटेंशियलिटी लॉस्ट कर देता है, पोटेंशियलिटी लॉस कर देता है, और एक आगे जाके ग्रो करता है और क्या बना लेता है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्राइमरी oocyte जाएगा किसमें, मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में जाएगा। लेकिन अब क्या होता है ना, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन 1 स्टेज है ना, यस मैम। उस डिप्लोटीन 1 स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाता है। तो मतलब अभी मियोसिस 1 फिनिश नहीं हो पाया ना इसका, नो मैम। यस मैम। तो ये अरेस्टेड है। और ये अरेस्टेड कब तक रहता है, टिल बर्थ, और बर्थ के बाद जब तक फीमेल के अंदर क्या नहीं आ जाता, प्यूबर्टी नहीं आ जाता। तो जैसे ही फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आता है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे आपको पता है जीएनआरएच रिलीज होने लग जाता है फीमेल में, हार्मोन्स आ जाएंगे, एफएसएच, ये सब हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये हार्मोन प्रोड्यूस होते ही आपका डिप्लोटीन 1 स्टेज ओपन, और हमारा मियोसिस 1 फिनिश होके, तो मियोसिस 1 कंप्लीट कब होता है, आफ्टर प्यूबर्टी। यस मैम। ये समझ आया हमको। अब ये हमको कहलाएंगे क्या, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। अब यही सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो मियोसिस 2, मियोसिस 2 से ये आपके 2 NN बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगेन मियोसिस 2 फिनिश नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर से ये आपके अरेस्ट हो जाएंगे। कहाँ पे अरेस्ट होंगे इस बार, रिप्रोडक्टिव फेज में। मेटाफेज। अब हमने एक गलती कर दिया है यहाँ पे, क्या गलती किया है, मैम पोलर बॉडी नहीं बनाया आपने। एग्जैक्टली यहाँ पे बनती है आपकी पोलर बॉडी। और ये कौन सी पोलर बॉडी बनी, फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों बनता है, पोलर बॉडी आपका तब बनता है जब हमारा अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, कि एक सेल के पास तो बहुत सारा साइटोप्लाज्म चला गया और एक सेल के पास बहुत कम साइटोप्लाज्म बचा। तो जिसके पास बहुत कम साइटोप्लाज्म आता है उसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी, जो कि कुछ टाइम बाद डिग्रेड हो जाता है। और फिर हमारे पास ये जो एक सेल बचा, यही आगे जाके 2 नए गैमेट्स बनवाएगा, लेकिन वो बनवा ही नहीं पाता। क्यों, क्योंकि ये मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। अब ये अरेस्ट कब ओपन होगा, इसको भी अभी हम यहाँ से रफ कर देते हैं थोड़ा। ये अभी अरेस्टेड है किसमें, मेटाफेज 2 में। अब ये अरेस्टिंग ओपन कब होंगे, अंटिल द एंट्री ऑफ स्पर्म। अब जब स्पर्म की एंट्री होगी तभी आपका ये मेटाफेज 2 से बाहर निकलेंगे और क्या बनवाएंगे, अगेन एक और पोलर बॉडी बनेगी और एक गैमीट बनेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, सेकंड पोलर बॉडी, यस मैम। और एक कहलाएगा आपका ooted, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल इट ओवम, जिसके अंदर क्या होंगे 22 प्लस एक्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो उस केस में ओवा निकलेगा, फिम्बरी उसको कैच करेगा, एम्फिला के अंदर जाके वो वेट करेगा, स्पर्म आया तो मेटाफेज 2 से बाहर निकल के अपना ooted बनवा लेगा, ठीक है। ooted बनेगा, स्पर्म के साथ फ्यूज करके जायगोट बनवा लेगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया तो जो आपका ओवा है वो मियोसिस 2 में अरेस्टेड स्टेज में ही डिग्रेड हो जाएगा, वो कभी ओवा बन ही नहीं पाएगा, कभी भी वो ooted में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपका स्पर्म की एंट्री से पहले हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरी मंथ एक ओवा निकलता है, एल्टर्न 2 ओवरीज है ना, तो एवरी मंथ अल्टरनेट बेसिस पे निकलता है, एक बार एक ओवरी से, दूसरी बार दूसरी ओवरी से, हमेशा ये केस चलता है। तो ओवा निकलेगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वेट करेगा स्पर्म का, स्पर्म नहीं आएगा वो डिग्रेड हो जाएगा, स्पर्म आएगा तो फिर जायगोट हो जाएगा, प्रॉपर प्रेगनेंसी अटेन हो जाएगी। मैम हाँ जी, मैम अगर इसमें क्वेश्चन आया कहाँ अरेस्टेड होता है टेम्पररी, तो 2 जगह आपने बताया, एक तो प्राइमरी oocyte में और एक सेकेंडरी oocyte में, हम क्या लगाएंगे ऑप्शन। अब वो क्वेश्चन पूछेंगे ना आपसे
कि आप किसके बारे में पूछो अरेस्टेड वाला। अगर प्राइमरी oocyte में पूछेंगे तो आप बोलोगे डिप्लोटीन 1 में अरेस्ट होता है प्राइमरी oocyte। अगर वो पूछेंगे सेकेंडरी oocyte कब अरेस्ट होता है तो आप बोलोगे मेटाफेज 2 में अरेस्ट होता है। टेम्पररी का पूछ लिया तो? दोनों में ही टेम्पररी है। लेकिन मैम एनसीईआरटी में तो सिर्फ प्राइमरी oocyte दे रखा है। सेकेंडरी oocyte भी अरेस्ट होता है बेटा। यस नहीं दे रखा है सिर्फ, लेकिन yet temporary arrested the stage called primary oocyte। देखो ये वाला पढ़ रहे हो क्या? ये पढ़ रहे हो मनीषा? नहीं मैम, यहाँ स्टेटमेंट वाइज भी लिखा है ना कौन सी लाइन में लिखा है? मैम। वो जो फिगर थी ना उसके बैक पे, हाँ ये नहीं ना प्राइमरी oocyte में। देखो ये oogonia formed within each fetal, no more oogonia formed added after birth। बर्थ के बाद कुछ नहीं बनते क्योंकि सबके सब पहले ही बन जाते हैं। और स्टार्टिंग में कितने बनते हैं? 6 से 7 मिलियन बन जाता है। और प्यूबर्टी तक आते आते कितने रह जाते हैं? 60 से 80,000 रह जाते हैं। ठीक है, तो ईच प्राइमरी oocyte लाइक ग्रैनुलोसा सेल्स, इसको प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, कितने 60 से 80 रह जाते हैं अरेस्टेड वाला। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन, एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ द म्योटिन एंड गेट टेम्पररी अरेस्टेड एट दैट स्टेज इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। सही तो लिखा हुआ है ये टेम्पररी, क्योंकि जब प्यूबर्टी आएगी तो उसमें से निकल जाएंगे बाहर अरेस्टेड स्टेट में से। परमानेंट स्टेट अगर यहाँ पे तो इसका मतलब कभी अरेस्टेड से बाहर निकलेंगे ही नहीं। ओके मैम, लेकिन मैम आपने दो जगह लिखा ना, जैसे सेकेंडरी oocyte में भी अरेस्टेड, लेकिन वो मेटाफेज 2 में होता है, लेकिन प्राइमरी में डिप्लोटीन होता है अरेस्टेड में। प्राइमरी में तो सिर्फ एक ही बार अरेस्ट होंगे, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएंगे प्यूबर्टी आने के बाद। अभी हम सब जो लोग क्या, हम सब अपनी प्यूबर्टी अटेन कर चुके हैं ना, तो हम सबकी बॉडी के अंदर जो ओवा है वो किस स्टेज में? सेकेंडरी oocyte स्टेज में है, जो कि अरेस्टेड है कहाँ पे? मेटाफेज 2 में। ओके मैम। ठीक है, और जितनी भी मेच्योरिटी से नीचे वाली गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनकी बॉडी में आप बोल सकते हो कि उनके जो ओवाज है वो अभी प्राइमरी oocyte स्टेज में है, कि अरेस्टेड है किसमें? डिप्लोटीन 1 में। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब जितना मैंने आज आपको पढ़ा दिया ना, ये oogenesis पढ़ा दिया, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारा का सारा आप एनसीईआरटी रीडिंग खुद करके आओगे। इसका पूरा का पूरा ये मेल वाला पार्ट भी, एक स्पर्म की स्ट्रक्चर बता दिया है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया, कितने मेल इजेकुलेट होता है, 40% 60%, सब कुछ समझा दिया है। तो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी मुझे आप लोगों का कहाँ तक कवर अप चाहिएगा? ग्राफिन फॉलिकल वाला भी अब आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहला पहला आप लोग पूरा कवर अप करके आओगे इसको। मैम यस अंजन। मैम meiosis 2 कंप्लीट होता है एंट्री ऑफ स्पर्म और बिफोर फर्टिलाइजेशन के। जब हमारा मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, मियोसिस 2 जैसे ही स्पर्म की एंट्री हुई ना, स्पर्म की एंट्री से खत्म होता है, क्योंकि स्पर्म को फ्यूज किसके साथ करना है? ooted के साथ फ्यूज करना है ना, उसको oocyte के साथ नहीं करना है। स्पर्म की एंट्री हुई तो सेकेंडरी oocyte ने अपने आप का डिवीजन पूरा करके सेकेंड पोलर बॉडी और ooted बनवा लिया, फिर स्पर्म उसके साथ फ्यूज करता है। ओके मैम। ठीक है, चलो यहां तक कर लेना। एंड प्लस जितने भी नीट के पीवाईक्यूज है यहाँ से, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज लगा लेना और एनसीईआरटी लाइन अच्छे से पढ़ लेना। यस जितने चैप्टर मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज आप लोगों के टिप्स पे होने चाहिए। मैं रैंडमली कभी भी आप लोगों से कोई भी पीवाईक्यू पूछ सकती हूँ। पूरा बायोटेक्नोलॉजी का और जो भी पूरी सेल बायोलॉजी का हर एक पीवाईक्यू आपको होना चाहिए, लेकिन लास्ट 10 ईयर वाले करोगे, फालतू वाले नहीं करोगे। ओके मैम। यस मैम। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। मैम इसके बाद तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कराओगे ना?